Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video, we are going to do the leftover questions of Unit 4 of Entrepreneurship Development. We have already covered 5 question answers of Unit 4. This video will go slightly long because we have to cover question 6 to question 18, right? Second thing is that student asked to tell important question. There is nothing like important question because if these important question will not come in exam, then who will take the responsibility, right? Okay, so what are the usual startup problems faced by new business? एक न्यू बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन द स्टार्टिंग डेज? देखिए, स्टार्टअप प्रॉब्लम्स रेफर्स टू द इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द न्यू एंटरप्राइज ड्यूरिंग देयर स्टार्टअप फेज. Opening a new business can be exciting and passionately rewarding experience, but on the other hand, it can be quite a complicated and challenging job. जहाँ एक जगह एक एक्साइटिंग और एक पैशनेट एक्सपीरियंस होता है एक ऑन्टरप्रेन्योर के लिए कि वो एक नई चीज़ करने जा रहा है, वहीं दूसरी साइड जो है उसी के लिए वो जॉब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और चैलेंजिंग भी बनती चली जाती है, राइट? Having a knowledge of these challenges which a business may encounter in your startup phase can help in to prepare for them and avoiding common pitfalls. अगर एक entrepreneur को in the starting days before the starting days अगर उसको ये पता चल जाता है कि उसको इन challenges का सामना करना पड़ेगा, तो वो उस चीज़ के लिए पहले से ही तैयारी कर सकता है जिससे उसको बाद में कोई डाउनफॉल ना फेस करना पड़े. फॉलोइंग आर द बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम्स. तो शुरुआत के टाइम में जो प्रॉब्लम्स होती है लैक ऑफ इनोवेशंस, क्योंकि बहुत सारी सक्सेसफुल वेंचर्स जो हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में. फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मिंत्रा हो गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं आपके जो माइंड में एक नेगेटिव और एक सेल्फ डाउट रहता ही है कि क्या आपका प्रोडक्ट सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में या नहीं. सेकंड थिंग इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. आप अपने बिजनेस से कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि आपने बिजनेस शुरू किया और पहले साल ही आपको प्रॉफिट हो गया. देखिए, किसी भी काम को जब आप शुरुआत करते हैं तो उसको थोड़ा जमने में टाइम लगता है, तो गिव टाइम. फॉल्टी बिजनेस मॉडल. आपका जो बिजनेस मॉडल है अगर वो फॉल्टी है, आपने बिजनेस ऑपरेशंस या जो बिजनेस एक्टिविटी की प्री प्लानिंग की है या जो उसकी डिज़ाइनिंग की है वो अच्छे से नहीं की, तो बाद में आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है. फोर्थ वन इज़ नॉन अवेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फंड एज द फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपके स्टार्टिंग ऑफ योर बिजनेस आपके पास एनफ फंड ही नहीं है, राइट, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बाद में जाके आपको सफ़र करनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल मंगवाना है और आपके पास पैसे ही नहीं है, राइट. तो आपको जो है फंडिंग एक जो एडिक्वेट फंडिंग आपके पास होनी चाहिए. फिफ्थ वन इज सिलेक्टिंग सुटेबल लोकेशन वेयर द बिजनेस ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट. एक बेस्ट लोकेशन को चुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं वही आपके बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सेदारी देती है. अगर आप की जो इंडस्ट्री है वो वहाँ है जहाँ बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वहाँ है जहाँ से आप रॉ मटेरियल जो है विद इन नो टाइम मंगवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बाद में आपके बिजनेस को हेल्प भी करेगी. उसके बाद है रिक्रूटिंग स्किल्ड मैन पावर फॉर इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऐसी मैन पावर को रिक्रूट करना जो रिसोर्सेज को इन अ बैलेंस्ड वे यूज़ करे. एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फैसिलिटेटिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एडिक्वेट यानी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना. गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय फीडबैक. अगर शुरुआती डेज में कुछ कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पसंद नहीं आते एंड इफ दे डू नेगेटिव कमेंटिंग ऑन योर प्रोडक्ट, सो आपको जो है उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है तो आपको जो है अपने काम को जारी रखना है. इनकम्पैटिबिलिटी विद द को फाउंडर. कई बार ऐसा होता है कि हमारी इनकम्पैटिबिलिटी मतलब हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती विद द पर्सनस वी आर वर्किंग विद, क्योंकि हमारे कभी कभी थॉट्स मैच नहीं होते. तो उसके बावजूद भी उन सारी चीज़ों को असाइड रख के आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी ऑन रखना है. नॉट मेंटेनिंग रिलेशनशिप. ये कई बार हो जाता है कि अगर आप किसी भी पद पर हो, बीइंग अ मैनेजर है, बीइंग अ सुपरवाइजर्स, तो लोग आपसे थोड़ा सा देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बीच में कि आप जो उन पे प्रेशर दे रहे हो कि विद इन लो लिमिट आपको टाइम पे काम कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं. बट उसके बाद भी जो है आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना है. अगर आप इस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी ना किसी दिन जो है ग्रो करेगा. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7. डिस्क्राइब द वेरियस फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और फॉर स्टार्टअप. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को मिलती है जब वो स्टार्टअप करता है. फर्स्ट वन इज़ फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस. ठीक है, एक बिजनेस को शुरुआत करने के लिए फाइनेंस इज़ द फॉरमोस्ट नीड. हाउएवर इट वेरीज इन टर्म्स ऑफ स्केल, अमाउंट, टाइम होरिजन एंड रिस्क एप्टीट्यूड. ये डिपेंड करता है कि आप
किस प्रोडक्ट लाइन में हो, राइट, आपको कितने टाइम पे अपना प्रोडक्ट कंप्लीट करना है और आपको कितना अमाउंट चाहिए, आप लार्ज स्केल ऑफ एंटरप्राइज हो, स्मॉल स्केल ऑफ एंटरप्राइज हो या मीडियम स्केल पे आप अपनी एंटरप्राइज को रन कर रहे हो, राइट। एंड एंटरप्राइज शुड बी अवेयर ऑफ डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले एक बार आपको देख लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम या पॉलिसीज़ निकाली है आपकी हेल्प करने के लिए या नहीं। द एंटरप्रेन्योर में रेज स्टार्टअप फंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेट थ्रू द वेरियस वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव। तो एक जो एंटरप्रेन्योर है वो फंड रेज कर सकता है बाय बूटस्ट्रैपिंग। देखिए, इन दिस मेथड द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट हिज बिजनेस विद लिटिल और नो फंड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस को शुरुआत करता है वो बहुत थोड़े फंड से करता है। मोस्ट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स आर एम्प्लॉयड और ही मे टेक एडवांस ऑर्डर एंड यूटिलाइज द सेम मनी टू पे द वेंडर। इसमें वो अपने जितनी भी उसकी पर्सनल सेविंग होती है उसको सारा को अपने धंधे में लगा देता है। और सेकेंड, उसको जो एडवांस ऑर्डर मिल जाते हैं उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो जो वहाँ से पैसा मिलता है उसको वो अपने वेंडर्स को पे ऑफ कर देता है। Self funding is a lucrative and easy mode of financing, but scaling up of a business required others fund too. देखिए, खुद का पैसा एंटरप्राइज में डालना तो उसका काम तो शुरू हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर आपको अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना है तो आपको आउटसाइड फंडिंग की ज़रूरत तो देखिए पड़ेगी। हेंस दिस मेथड कैन नॉट बी रिजोर्टेड टू ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। तो कहने की बात है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आप सिर्फ अपने फाइनेंस को अपने बिजनेस में नहीं लगा सकते, आपको आउटसाइड फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड वन इज़ क्राउड फंडिंग। दिस हैज़ रिसेंटली पिकड अप एज अ मोड ऑफ रेजिंग फंड। अभी रिसेंट में ही ये चीज़ की शुरुआत हुई है। एन एंटरप्रेन्योर डिस्क्राइब हिज बिजनेस ऑन अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। जहाँ से उसको जो है फंडिंग चाहिए वहाँ जाकर वो एक ऑन अ लार्ज प्लेटफॉर्म अपने एंटरप्रेन्योर के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करता है टू द पार्टीज। एंड गोल ऑफ हिज बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट, प्रॉफिट, बिजनेस प्लान के बारे में बताता है, जो वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको जो फंड चाहिए, जिस रीज़न के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें वो स्पेसिफाई करता है उन लोगों को। एनी वन कैन डोनेट एंड मेक ऑनलाइन प्लेजेस विद द प्रॉमिस ऑफ प्री पेइंग द प्रोडक्ट। इवन दो वो कस्टमर्स भी जो हैं हिस्सेदारी दे सकते हैं पहले से ही ऑर्डर करके कि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो इतने जो प्रोडक्ट्स हैं हम पहले से ही उस चीज़ की प्री बुकिंग कर रहे हैं कि हमको दोगे। दिस आइडिया कैन ऑल्सो अट्रैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट एंड कैन हेल्प सर्व एज अ मार्केट टूल टू। कहीं ना कहीं वो चीज़ एज ए स्टार्टअप जो है वेंचर कैपिटलिस्ट को भी अट्रैक्ट करती है कि वो भी आए और आपके बिजनेस में जो है कैपिटल को इन्वेस्ट करे, राइट। उसके बाद आता है पीपल इन्वेस्ट इन आइडियाज़ दैट आर कन्विंस्ड अबाउट। क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो हमेशा उस धंधे में पैसा लगाते हैं जहाँ वो उस आइडिया से कहीं ना कहीं कन्वे करते हैं कि ये आइडिया इन फ्यूचर काम करेगा। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, इन तीनों को हम अच्छे से पीछे देख चुके हैं। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो उस स्टार्टअप में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जो अभी न्यू है या जिन्होंने सोलो शुरुआत की है, लेकिन जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। उसके बाद आता है गेटिंग फंड्स थ्रू गवर्नमेंट स्कीम। देखिए, न्यूमरस गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बीन फ्लोटेड फॉर डिफरेंट रीजन, इंडस्ट्री, मिनिस्ट्रीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है हर साल। मैनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो गाइड एंड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी हेल्प टू स्टार्टअप अ न्यू बिजनेस। जो सरकार होती है वो बहुत पूरी कोशिश करती है जो न्यू स्टार्टअप है उनकी मदद करने की। जैसे NEISBUD जो कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है, या फिर जो हमारा सिडबी है यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं फोर फ्रंट पे आगे आके जो है स्टार्टअप की मदद करता है। देयर वेबसाइट आर अ सोर्स ऑफ होस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टार्टअप्स। एंड इन फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रनिंग स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू सपोर्ट न्यू बिजनेस। नए बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडिंग अ स्टार्टअप। अब एक स्टार्टअप में पैसा लगाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर अ स्टार्टअप। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ब्रांडिंग आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू अ कंपनी इंटरनल सॉलिडेरिटी, कस्टमर आउटरीच एंड ओवरऑल सक्सेस। अगर आपका प्रोडक्ट बनता है उसके बाद मार्केटिंग करना उस चीज़ की कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको फ़ायदा देगा कि आपके साथ बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो उससे अट्रैक्ट होंगे और आपकी ओवरऑल सक्सेस में भी हिस्सेदारी होगी। इट प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिट। देखिए, स्टार्टअप मार्केटिंग हेल्प अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्रियल ब्रांड आइडेंटिटी। कहीं ना कहीं अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो और आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो एज अ ब्रांड वो मार्केट में एस्टेब्लिश होता है। इट हेल्प अ स्टार्टअप इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशन फॉर्मुलेटिंग अ ब्रांड आइडेंटिफाई रिक्वायर दैट अ न्यू कंपनी कंडक्ट रिसर्च इनटू द कस्टमर बेस एंड द सराउंडिंग मार्केट। अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो इवन दो अल्टरनेटिव प्रेजेंट हो लेकिन वो फिर भी आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप टाइम टू टाइम जो है कस्टमर की नीड्स और उनके वांट्स को जान सके।
इट सर्व एज एन एश्योरेंस टू द कस्टमर दैट अ कंपनी विल बी इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस देता है कस्टमर को कि उनका प्रोडक्ट जो है लॉन्ग टाइम तक जो है मार्केट में रहेगा। बाय केयरफुली फॉर्मुलेटिंग अ ब्रांड आइडेंटिफाई दैट कॉन्साइड विद इट्स वैल्यू गोल्स एंड बिलीफ, कंपनी को हमेशा अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से बनाना चाहिए जिस हिसाब से उसने अपने एंटरप्राइज का गोल को सेट किया है, राइट। अ कंपनी इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन इट्स ओन मिशन एंड प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं वो एक इन्वेस्टमेंट को भी कैचअप करती है जब वो उस प्रोडक्ट और या फिर उस मिशन की डायरेक्शन में वर्क करती है जिस मिशन पे उन्होंने अपनी एंटरप्राइज खोली थी, राइट। अगर कुछ एंटरप्राइज जो है फॉर द इन्वायरमेंट बनाई जाती है, कुछ एंटरप्राइज फॉर द कस्टमर बनाई जाती है, कुछ एंटरप्राइज फॉर द अदर इन्वेस्टर्स के लिए बनाई जाती है, तो हर एक एंटरप्राइज का डिफरेंट गोल होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं या जो भी सर्विसेज आप रेंडर करें वो कहीं ना कहीं आपके गोल से मिलती होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव से मिलती होनी चाहिए आपके एंटरप्राइज की, राइट। Finally, brands by their own definition are meant to inspire loyalty among a customer base, to grab the attention of an average customer. A new company to challenge itself to devise a new unique marketing campaign, since without customer the business cannot succeed। इसलिए कस्टमर के अटेंशन के लिए आपको डिफरेंट मार्केटिंग कंपेन करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिजनेस जानता है कि बिना कस्टमर के उसका बिजनेस सक्सीड नहीं हो सकता। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ मार्केटिंग प्लान फॉर स्टार्टिंग अ डिजाइनर कैरी बैग फॉर कॉलेज स्टूडेंट। अगर आपको एक स्टार्टअप करना है कि भाई आपको कैरी बैग्स बेचने हैं फॉर द कॉलेज स्टूडेंट, तो आप जो है उस प्लान को कैसे ड्रॉ करोगे, राइट। तो सबसे पहले आता है मार्केटिंग प्लान फॉर स्टार्टिंग अ डिजाइनर कैरी बैग। फर्स्ट डिफाइन योर कस्टमर और हु यू टारगेट डेमोग्राफिक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर कौन है, यूथ है, ओल्ड है, या फिर वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। सेकेंडली सिलेक्टिंग अ प्रॉपर प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, फिर आपको ये देखना है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो डोर टू डोर जाकर बेचना है, या फिर कुछ हाई एंड डिपार्टमेंट स्टोर में आपको अपने प्रोडक्ट को रखना है, या मीडियम एंड स्टोर में। सेकेंड, सिलेक्ट अ मार्केटिंग मीडियम। फिर आपको एक मार्केटिंग मीडियम देखना है कि आपको अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, भाई ऑनलाइन बेचना है, सोशली उसकी मार्केटिंग करनी है, या फिर सेकेंडली आपको स्टॉल्स लगाने हैं, राइट, या कैंपेन करना है। वंस द बैग इज प्लेस्ड इट्स टाइम टू प्रमोट इट। एक बार अगर आपका बैग बन जाता है तो फिर समय आता है कि आप उसकी प्रमोशन करें। प्रमोशन विल बी डिटरमाइंड बाय इंटेंडेंट कस्टमर ऑडियंस, दैट इज वेयर डू दे रीड। मतलब ये प्रमोशन तभी की जा सकती है जब आपको एक बार ये पता चल जाए जो आपके कस्टमर है वो ज़्यादा समय किस चीज़ पर लगाते हैं, राइट। कि मतलब वो कुछ अगर फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन यूट्यूब, तो वहाँ आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो है अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं वो यूट्यूब पर ही करते हैं, दैट्स वेयर एडवर्टीजमेंट टेक प्लेस। इसलिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के वो यूट्यूब पे दिखाए जाते हैं। एडिशनली सोशल मीडिया कैन बी एन एफिशिएंट एंड कोस्ट इफेक्टिव वे टू मार्केट। सोशल मीडिया आज तो बहुत हब बना हुआ है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। विद प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट फोटोज, वीडियोज एंड रिटर्न कंटेंट, वी कैन गेट द वर्ड आउट अबाउट बैग स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली। फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स कैन बी रिक्रूटेड टू शेयर प्रमोशनल मटेरियल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। तो कहीं ना कहीं इसमें सब लोग हिस्सेदारी देते हैं, बीइंग अ फैमिली मेंबर और फ्रेंड। स्पेशल प्रमोशनल स्कीम्स लाइक बाय वन 25% ऑफ, फ्री वॉलेट विद द हैंड बैग परचेज। तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं बाय गिविंग देम मोर डिस्काउंट्स, या फिर वन गेट वन फ्री, और उनके साथ कुछ फ्री गिफ्ट्स देखें या कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करके, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिपेयर अ टेंटेटिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन सेल फोन रिपेयर शॉप एंड अ ब्यूटी पार्लर शॉप टू बी ओपन इन योर लोकेलिटी। ये वही है ऊपर वाला, जैसे वहाँ आप कैरी बैग का स्टार्टअप कर रहे थे, आप सेल फोन रिपेयर शॉप का कर रहे हो, राइट, ब्यूटी पार्लर शॉप का कर रहे हो, तो आप इसमें जो अपने स्टेप्स बदल सकते हो और अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, राइट। फर्स्ट वन इज सेल फोन रिपेयर शॉप। फॉर अ सेल फोन रिपेयर शॉप फॉलोइंग पॉइंट्स आर नीडेड टू बी मेंशन्ड। एक सेल फोन खोलने के लिए सबसे पहले मार्केट पोटेंशियल। फर्स्ट, मार्केट पोटेंशियल और नंबर ऑफ कस्टमर नीड्स टू बी फिगर्ड आउट इन ऑर्डर टू चेक आउट द डिटेल्ड प्लान, कि आपके कस्टमर बेस कितना है, लाइक हाउ मेनी कस्टमर आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग एनी एंटरप्राइज। लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इट हैज़ टू बी एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एबल। एक ऐसी जगह चुननी है जहाँ कस्टमर बेस भी अच्छा हो और सेकेंडली रॉ मटेरियल भी ईजिली अवेलेबल हो जाए। टेक्निकली फिजिबिलिटी, फिर आपको ये देखना है कि क्या आपका आपकी जो एंटरप्राइज है उसके अंदर जो है द टेक्नोलॉजी है जो उस प्रोडक्ट को बना सके जिससे इन फ्यूचर जो है आपके बिजनेस को सक्सेस मिल सके। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, उसके बाद सारी चीज़ें देखने के बाद ये देखना है कि आपके पास फंडिंग कितनी है उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक की। उसके बाद है अब ब्यूटी पार्लर, अगर आपको कुछ भी स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले मार्केट डिमांड देखनी पड़ेगी, राइट।
मार्केट डिमांड देखनी पड़ेगी कितनी है, टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होगी या फिर वो, उसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे, मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल देखना पड़ेगा, कमर्शियल वेरिएबिलिटी, आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं बट फॉर द असाइनमेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। बट अगर पेपर में अब किसी भी चीज़ के स्टार्टअप से पूछा जाए, ठीक है, कि भाई बताओ कि अगर आप ये पर्टिकुलर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत करें कस्टमर बेस से कि भाई कौन कौन से कस्टमर इंटरेस्टेड हैं। सेकंड, आप बताएं लोकेशन कि आप अपनी इंडस्ट्री को किस लोकेशन में सेटअप करना चाहते हैं। सेकंड, बताएं मार्केट कि आपको अपने मार्केट में गैप मिल गया है, गैप इन द सेंस कि जो मार्केट में डिमांड है उस प्रोडक्ट की लेकिन वो प्रोडक्ट को कोई सप्लाई नहीं कर रहा। फोर्थ चीज़ आप बताएं कि आपके एंटरप्राइज के अंदर टेक्नोलॉजी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की। और फिफ्थ चीज़ जो है, आप फाइनेंस से रिलेटेड बताएं कि हाँ आपके एंटरप्राइज के अंदर एनफ फंडिंग है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने की। कोई भी स्टार्टअप के बारे में क्वेश्चन आए तो आपको ये 5 पॉइंट जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, राइट। उसके बाद है डिस्क्राइब अ ब्रीफ मार्केटिंग प्लान फॉर अ न्यू बिजनेस डीलिंग इन हाउस होल्ड ग्रोसरी प्रोडक्ट। तो यही वही सेम क्वेश्चन है, न्यू स्टार्टअप अगर आपको ग्रोसरी प्रोडक्ट का करना है तो क्या क्या चीज़ें, ब्रांड अवेयरनेस। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका कस्टमर है वो एग्जिस्ट करता है, वो आपके प्रोडक्ट को जानता है कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है इन द मार्केट। ट्रेड शो कि भाई अगर आप फूड इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हो तो आप अपने जो फूड स्टॉल्स लगा सकते हो ट्रेड शो में, जिससे जो कस्टमर है वो आपके फूड को चेक करें और जाने कि वेदर दे लाइक योर फूड और नॉट। ब्रांड एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, भाई आपको ये देखना है कि यू वांट टू, आप किस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहते हो, कि भाई डोर टू डोर करना चाहते हो या फिर आप अपने प्रोडक्ट को किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर भेजना चाहते हो, ग्रैब मोर मार्केट शेयर, राइट। कहीं ना कहीं आपको एक प्लेस चाहिए जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को बेच सको। लॉन्ग टर्म गोल, आपको कस्टमर को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप इन लॉन्ग टर्म आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में रहेगा, जिससे कि वो बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। इन्फ्लुएंस कस्टमर प्रेफरेंस, अब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जैसे डिस्काउंट हो गया या फिर फ्री सर्विसेज हो गई, या फिर एक बार प्रोडक्ट उनके घर तक पहुँच गया तो उसके सेटअप करने से लेकर सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं से कंज्यूमर बहुत ज़्यादा खुश होता है। द पावर ऑफ परसीव्ड वैल्यू, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी जो है अफेक्टिव और एफिशिएंट होनी चाहिए। एस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस ब्रांड रिकॉग्निशन, आपका प्रोडक्ट आपका इतना अच्छा होना चाहिए तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल स्तर पर वो एज अ ब्रांड जो है खड़ा हो सके, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। देखिए प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी था, राइट, तो वो बिल्कुल सेम है लेकिन उसमें प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में बताया नहीं गया है, तो बस हम वो डिस्कस करेंगे। इसके नीचे जो उन्होंने पूछा है कि बताओ प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या क्या चीज़ें आप इन्वॉल्व करोगे, तो वो हम ऑलरेडी इन क्वेश्चन नंबर 8 देख चुके हैं, तो वो हम दोबारा नहीं देखेंगे। Project appraisal is the process of assessing in a structured way the case for proceeding with the project. Project appraisal का मतलब होता है कि एक बार एक प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सेस कर लेना, देख लेना कि वाकई वो प्रोजेक्ट पर काम करना जो है फेजिबल है या नहीं। इट ऑफन इन्वॉल्व कंपेयरिंग वेरियस ऑप्शंस, तो वो देखा जाता है वेरियस ऑप्शंस को कंपेयर करके। यूजिंग इकोनॉमिकल अप्रेजल कि भाई इकोनॉमिक प्रॉफिट के साथ साथ क्या आप सोसाइटी को इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और टेक्निक्स की, वेदर योर टेक्निक्स आर ऑब्सोल्यूट और ऑब्सोलेट तो नहीं हो गई है या फिर वो एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को देख के जो उस प्रोजेक्ट में आप लोग इंडल्ज करोगे तो वो देखी जाती है कि क्या आपका प्रोजेक्ट इन लॉन्ग रन चलने के लिए कैपेबल है या नहीं। सो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो एक बार आप अपना बिजनेस प्लान बना लेते हो तो फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल सपोर्ट फंडिंग की ज़रूरत होती है। सो फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट एन एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट विच शुड कवर द फॉलोइंग। तो उन पार्टीज़ के सामने आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखनी होती है जिनसे आपको फंडिंग चाहिए, राइट। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मैनेजमेंट इवैल्यूएशन, मेमोरेंडम, टेक्निकल फेजिबिलिटी से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, कमर्शियल विएबिलिटी, फाइनेंशियल फेजिबिलिटी, ये सारी चीज़ हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोटाइप सेंटर्स एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स यूज्ड फॉर प्रोटोटाइपिंग मॉडल। पूछ रहे हैं कि प्रोटोटाइप सेंटर्स से आप क्या चीज़ समझते हैं और प्रोटोटाइप मॉडल के स्टेप्स क्या क्या हैं। देखिए प्रोटोटाइप का मतलब होता है जो एक रियल प्रोडक्ट है ना उसका वर्जन जो है प्रोटोटाइप होता है, मतलब वो रियल प्रोडक्ट जैसा नहीं होता।
लेकिन उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती है जो एक कस्टमर को एक फील दे सकती है कि जब वो एक रियल प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो उनको ये फ़ायदे होंगे, ये बेनिफिट्स होंगे, राइट। देखें, मोस्ट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर विद आइडियाज टेंड टू सीक एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट टू फंड देम एट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज। इन द स्टार्टिंग डेज ऑफ द बिजनेस, जब वो अपने प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट का एक मॉडल तैयार कर रहे होते हैं तो उस स्टेज में ही दे नीड फंड, उनको फंड चाहिए होते हैं फ्रॉम द वेंचर कैपिटल और फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर्स, राइट। दैट इज़ हाउ एवर अनलाइकली टू हैपन इन मोस्ट केसेस। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, देखिए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग एट अ पावर पॉइंट और प्री प्रोटोटाइप स्टेज आर वेरी रेयर। मतलब वो बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका अभी तक प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है, सिर्फ वो प्रोटोटाइप स्टेज पर ही चल रहे हैं, मतलब उस रियल प्रोडक्ट का मॉडल बनाने में ही अभी तक लगे हुए हैं, राइट। अ प्रोटोटाइप हैज़ टू बी वेरी बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। रियल प्रोडक्ट का ये एक बेसिक वर्जन होता है विच इज़ जस्ट एनफ टू गिव द कंज्यूमर अ फील ऑफ वट द एंटरप्रेन्योर is building or something that demonstrate the actual technology or innovation associated with the product, जिससे एक कंज्यूमर को सिर्फ फील आ जाता है कि जो रियल प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, और उसको और एंटरप्रेन्योर को ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, राइट। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ द प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो एक फाइनल प्रोडक्ट के वर्जन को बनाने के लिए, एक बेसिक वर्जन को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, तो sorry, the new system requirements are defined in as much detailed as possible. This usually involve interviewing a number of user representing all the departments or aspect of the existing system. उस न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए न्यू सिस्टम सेटअप किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी लाई जाती है, न्यू यूजर्स को बुलाया जाता है जो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसकी यूजिंग को चेक करने के लिए वहाँ पे जो है बुलाए जाते हैं। अ प्रीमियरली सिंपल डिज़ाइन इज क्रिएटेड फॉर द न्यू सिस्टम। सबसे पहले उस न्यू सिस्टम को एग्जीक्यूट करने से पहले, एस्टेब्लिश करने से पहले उसको एक प्लान, एक डिज़ाइन उसका तैयार किया जाता है ऑन पेपर। अ फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द न्यू सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द प्रीमियरली डिज़ाइन, और फ्रॉम द पेपर डिज़ाइन जो है उस प्रोटोटाइप को बनाया जाता है, उस मॉडल को तैयार किया जाता है। दिस इज यूजुअली अ स्केल डाउन सिस्टम एंड रिप्रेजेंट एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। उस प्रोटोटाइप के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती है जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर होती हैं। द यूजर्स थोरोली इवेल्युएट द फर्स्ट प्रोटोटाइप, तो जो यूजर्स होते हैं उस मॉडल को यूज़ कर देखते हैं एंड नोट इट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और पता करते हैं कि वो जो मॉडल है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाती है और क्या क्या वीकनेसेस हैं, एंड थिंग्स टू बी एडिड एंड टू बी रिमूव्ड, और उस प्रोडक्ट के अंदर क्या वो चीज़ें हैं जो और लेकर आनी चाहिए जिससे और क्वालिटी बढ़े उस प्रोडक्ट की, और क्या चीज़ें हैं जो रिमूव करनी चाहिए। द प्रोटोटाइप डेवलपर कलेक्ट्स एंड एनालिसिस द रिमार्क्स फ्रॉम द यूज़र, तो जिसने वो मॉडल बनाया होता है वो सारे फीडबैक कलेक्ट कर लेता है यूज़र से। द फर्स्ट प्रोटोटाइप इज मॉडिफाइड, फिर उस प्रोटोटाइप को मॉडिफाई किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं बेस्ड ऑन द कमेंट्स अप्लाइड बाय द यूज़र। उन बेसिस पर, उन फीडबैक्स के बेसिस पर जो यूज़र्स ने दिए हैं जिन्होंने उस प्रोडक्ट को, उस प्रोटोटाइप को यूज़ किया है, एंड अ सेकंड प्रोटोटाइप ऑफ द न्यू सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड, और फिर उसी के बेसिस पे एक सेकंड प्रोटोटाइप यानी एक सेकंड मॉडल को लेकर आया जाता है। द सेकंड प्रोटोटाइप इज इवेल्युएटेड इन द सेम मैनर एज वॉज द फर्स्ट प्रोटोटाइप, और वो जो सेकंड प्रोटोटाइप है फिर उसकी चेकिंग होती है, दोबारा से यूज़र उसको यूज़ करके देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स देखते हैं, प्लस और जो चीज़ ऐड करनी है। The preceding steps are iterated as many times as necessary until the users are satisfied that the prototype represent the final product desired. फिर पिछले के जितने भी स्टेप्स हैं ना, ये बार बार रिपीट होते हैं, तब तक रिपीट होते हैं जब तक वो प्रोटोटाइप जो है सारी जो है स्ट्रेंथ्स को जो है इनबिल्ट ना कर ले और वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार ना हो जाए जो वाकई में कस्टमर की सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा। द फाइनल सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द फाइनल प्रोटोटाइप, तो उस फाइनल मॉडल को बनाने के लिए जो एक फाइनल सिस्टम है वो उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। द फाइनल सिस्टम थोरोली इवेल्युएटेड एंड टेस्टेड, न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस सिस्टम को सबसे पहले चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि वो वही प्रोडक्ट बनाएगा जो एज अ प्रोटोटाइप जो है पास ऑन हुआ है। रूटीन मेंटेनेंस इज कैरिड आउट ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस टू प्रिवेंट लार्ज स्केल फेलियर्स एंड टू मिनिमाइज डाउन टाइम, और उसका ऑन डेली बेसिस उस सिस्टम को चेक इन किया जाता है जिससे कि इन फ्यूचर जो है कोई फेलियर्स का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। देखिए बहुत तरह के प्रोटोटाइप मॉडल होते हैं जो
फाइनल प्रोडक्ट के ही बेसिक वर्जन होते हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीमेंटल। दिस टेक्निक ब्रेक्स द कॉन्सेप्ट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड प्रोटोटाइप आर क्रिएटेड फॉर ईच वन। इन द एंड दीज प्रोटोटाइप्स आर मर्ज्ड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल प्रोडक्ट का जो प्रोटोटाइप होता है, फाइनल प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन है, तो उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो जो है डिफरेंट डिफरेंट एज अ प्रोटोटाइप मॉडल बनाए जाएंगे और एट द एंड उनको मर्ज कर दिया जाएगा फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन वो जो है आपका रियल प्रोडक्ट नहीं होता, वो सिर्फ ऐसा डिज़ाइन होता है जो आपको एक फील देता है कि इन रियलिटी आपका प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा। सेकंड वन इज एक्सट्रीम। दिस प्रोटोटाइप मॉडल इज यूज स्पेसिफिकली फॉर वेब डेवलपमेंट। ऑल वेब प्रोटोटाइप आर बिल्ड इन एन HTML फॉर्मेट विद द सर्विस लेयर एंड आर देन इंटीग्रेटेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अगर आपको कोई भी वेब डेवलप करनी है तो वो भी आप जो है डिफरेंट डिफरेंट उसके जो पार्ट्स हैं इन HTML फॉर्मेट डेवलप करोगे और इन द एंड उनको मर्ज कर दोगे फॉर द फाइनल शो, राइट। उसके बाद आता है रैपिड थ्रोअवे। इसमें क्या होता है, थ्रो अवे। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग आइडियाज बाय क्विकली डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द प्राइमरी रिक्वायरमेंट दैट इज देन रिवाइज थ्रू अ कस्टमर फीडबैक। ये बेसिकली प्रोटोटाइप को इन्हेंस उसकी क्वालिटी करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर फीडबैक, जो आप एक नया प्रोटोटाइप डेवलप करते हो उसके बाद कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड प्रोटोटाइप। द नेम रैपिड थ्रोअवे रेफर्स टू द फैक्ट दैट ईच प्रोटोटाइप इज कंप्लीटली डिस्कार्डेड एंड मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक प्रोटोटाइप बनाया और उसके अंदर आपको कुछ वीकनेसेस लगी या आपको लगा कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिमूव करनी चाहिए टू एनहांस द क्वालिटी, तो वो फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है पूरा का पूरा जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि अब उसके बेसिस पर कोई काम नहीं होगा। और सेकंड जो प्रोटोटाइप बनता है, फिर अगर वो जो है 100% चेक करके जो है यूज़र्स उसको कहते हैं कि अब इसके बेसिस पर ही जो है हम अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी ऑन करेंगे, तो जो वो सेकंड प्रोटोटाइप है फिर वही इंपॉर्टेंट रह जाता है एंटरप्राइज के लिए, और जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो टोटली डिस्कार्ड हो जाता है, राइट। Evolutionary. This approach uses a continuous working prototype that is refined after each iteration of customer feedback. Because each prototype is not started from scratch, this method saves time and effort. ये उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर कुछ आपको न्यू चेंजेस लेकर आने हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से वो सारा का सारा HTML फॉर्मेट में बनाओगे, आप उसी में ही कुछ चेंजेस करोगे। तो इससे क्या होता है कि आप जो है उस वेब डेवलपमेंट को फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत नहीं कर रहे हो, बल्कि उसी में ही कुछ चेंजेस कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं एक एंटरप्राइज की जो है टाइम और एफर्ट को भी बचाता है, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट फंडिंग। एंजल इन्वेस्टमेंट जैसे हमने डिस्कस किया था, वो लोग जो ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे जो रिस्क होता है वो बहुत हाई होता है, तो उसकी कुछ प्रोज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछी गई हैं। देखिए, द बिग एडवांटेज इज दैट फाइनेंसिंग फ्रॉम एंजल इन्वेस्टमेंट इज मच लेस रिस्की देन डेट फाइनेंसिंग। एंजल इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टिंग कराना अपने बिजनेस में ईजी होता है और कम रिस्की होता है बजाय लोन लेना, किसी से उधार मांगना, राइट। अनलाइक अ लोन, इन्वेस्टेड कैपिटल डज नॉट हैव टू बी पेड बैक इन द इवेंट ऑफ बिजनेस फेलियर। अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको जो लोन है प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो रीपे करना होता है, बट नॉट इन केस ऑफ कैपिटल, बिकॉज कैपिटल रीपे नहीं करनी होती। एंड मोस्ट एंजल इन्वेस्टर्स आर फाउंड ईजिली एंड अंडरस्टैंड बिजनेस एंड टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। और ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये ईजिली जो है आप लोगों को मिल जाते हैं। एंड प्लस नॉट ओनली द कैपिटल दे इन्वेस्टेड, वो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि आपको कुछ ऐसी नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं जो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म व्यू देती है। ऑल्सो एन एंजल इन्वेस्टर इज ऑफन लुकिंग फॉर अ पर्सनल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। प्लस जो एंजल इन्वेस्टर है वो भी कुछ ऐसे स्टार्टअप को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ वो जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें और हैवी रिटर्न्स उनको भी मिल सके इन फ्यूचर। द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एंजल इन्वेस्टर इज द लॉस ऑफ कंप्लीट कंट्रोल एज अ पार्ट ओनर। क्योंकि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जब वो कंपनी के अंदर आते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं, तो एक जो अथॉरिटी होती है ना वो बट जाती है, जो उस एंटरप्राइज का असली एंटरप्रेन्योर होता है प्लस एंजल इन्वेस्टर, राइट। हाउएवर दीज हैव बीन डिपिक्टेड बिलो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो सबसे पहले एडवांटेज है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज फ्री टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्विकली, क्योंकि अब उनके पास फंडिंग है तो वो कोई भी डिसीजन जो है क्विकली ले सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर कोलेट्रल सच एज पर्सनल एसेट। अब उनको कहीं से भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं है इन रिटर्न ऑफ कोलेट्रल की कोई भी एसेट गिरवी रख के, बिकॉज अब आपको इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर सेक्टर नॉलेज एंड कॉन्टैक्ट्स आर अ बिग हेल्प। एंजल इन्वेस्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को हेल्प करती है। देयर इज़ अ बेटर डिसिप्लिन ड्यू टू द आउटसाइड स्क्रूटनी। कहीं ना कहीं एंजल इन्वेस्टर के आने से एक डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाता है इन द एंटरप्राइज, क्योंकि बिजनेस ऑपरेशन जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म में वर्क करना शुरू कर देते हैं।
देर इज़ एन एक्सेस टू बिजनेस मेंटरिंग और मैनेजमेंट स्किल, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल भी सुधरती है. देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर रीपेमेंट और इंटरेस्ट, क्योंकि अब आपने किसी से भी लोन नहीं लिया तो जो इंटरेस्ट का एक बर्डन होता है या फिर लोन के अमाउंट को रीपे करने का, वो भी कम हो जाता है. कॉन्स ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट फंडिंग, देखिए इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट विच आर टू स्मॉलर टू लार्ज. एंजल इन्वेस्टमेंट की भी एक लिमिट होती है कि वो ना तो ज़्यादा अमाउंट और ना ही बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में. इट टेक लॉन्गर टू फाइंड अ सुटेबल एंजल इन्वेस्टर, एक अच्छे एंजल इन्वेस्टर को ढूंढना बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. इट अमाउंट टू गिविंग अप अ शेयर ऑफ बिजनेस इन सम केसेस, कई बार आपको अपने बिजनेस की कुछ इक्विटीज इन्वेस्टर के नाम भी करनी पड़ती है, जिससे कि वो उतनी हिस्सेदारी के मालिक हो जाते हैं. देर इज़ अ लेस स्ट्रक्चरल सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम अ बिजनेस एंजल देन फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग कंपनी. इन्वेस्टिंग कंपनी तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि वो आपको बिंग लोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं जब अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर लेते हैं, और भी अकोमोडेशंस के बारे में बताती हैं. प्लस जो बिजनेस एंजल होते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ उस डायरेक्शन में ही आपको नॉलेज देते हैं जहां उनको अपना मुनाफा ज़्यादा दिखता है, रेदर देन एंटरप्रेन्योरशिप. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टार्टअप एक्शन प्लान एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल इज प्लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हम सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो हर साल कुछ ना कुछ स्टार्टअप इनिशिएटिव्स लेती हैं, और उसमें उनके रोल के बारे में पूछ रखा है. देखिए, स्टार्टअप इंडिया इज़ डिफाइंड एज एन एंटिटी दैट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया. तो ये बेसिकली एक एंटिटी है जिसका हेडक्वार्टर इन इंडिया में ही है, विच वॉज ओपन लेस देन 10 ईयर्स एगो, जो 10 साल पहले खुली थी, एंड हैज़ एन एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 करोड़, जिसका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम है. अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी लॉन्च द iMade प्रोग्राम टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप. जैसे iMade जो ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है ना, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. तो जैसे iMade प्रोग्राम इस चीज़ पर ध्यान देता है कि जो मोबाइल स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उनको जो है खड़ा करने के लिए उनकी मदद करता है. तो उनका मेन गोल है कि 10 लाख मोबाइल कंपनीज़ जो है खड़ी करना, राइट. एंड द मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एन इनिशिएटिव विच एम टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस, लो इंटरेस्ट रेट लोन टू एंटरप्रेन्योर फ्रॉम लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उनको कम रेट पर लोन प्रोवाइड करना या फंडिंग करवाना. इनिशियल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 20,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम. तो स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए अब तक फंडिंग हो चुकी हैं फॉर हेल्पिंग द न्यू स्टार्टअप्स, राइट. उसके बाद आता है स्टार्टअप इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ने इस इनिशिएटिव को लिया है, और इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. इस चीज़ के बारे में ऑन द इंडिपेंडेंस डे बताया था कि हम जो है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लेंगे. एंड दिस एक्शन प्लान ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 पिलर्स. सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट बने जो सिंप्लीफाई टू यूज़ हो, प्लस उसका सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए बाय द गवर्नमेंट. फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, उनको जो है फंडिंग की जाए न्यू स्टार्टअप्स में, जिससे कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहे टू कैरी ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशन. इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, जैसे बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं. जैसे बिजनेस इंक्यूबेटर्स मैंने आपको बताया था कि वो एज अ गॉड फॉर स्टार्टअप काम करते हैं, क्योंकि सारे काम फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज और इंडस्ट्रीज़ की लोकेशंस प्लस कस्टमर मार्केट के बारे में बताना, वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एज हेल्प करती हैं स्टार्टअप के लिए. क्योंकि जो स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर होते हैं दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज रिलेटेड टू मार्केट्स और ऑल द थिंग्स. तो कहीं ना कहीं एज अ हेल्पिंग हैंड बिजनेस इंक्यूबेटर्स काम करते हैं, राइट. उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जैसे कि इट हैज़ एग्री टू पार्टनर इन एन इनिशिएटिव टू सेटअप ओवर 75 सच स्टार्टअप सपोर्ट हब्स इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. कहीं ना कहीं जब इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी उससे पहले ये चीज़ तय हुई थी कि 75 स्टार्टअप हब्स जो हैं खड़े किए जाएंगे टू हेल्प द स्टार्टअप, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या फिर हमारी IIIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च है. तो ये सारी चीज़ें ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली हेल्प करती है स्टार्टअप की टू ग्रो एंड सर्वाइव. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज सेड इट will take steps to help improve the ease of doing business in the country. RBI ने भी इस चीज़ का वादा किया है कि वो जो है पूरी कोशिश करेगा कि जितने भी न्यू स्टार्टअप्स या बिजनेस हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को इन एन ईजी वे रन कर सकें एंड कंट्रीब्यूट टू एन इकोसिस्टम प्लस सोसाइटी के बेनिफिट में भी. दैट इज़ द कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप बिजनेस. और एक जो सपोर्टफुल कंड्यूसिव होता है, एक सपोर्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके टू द न्यू बिजनेस, जिससे कि वो ग्रोथ कर पाएँ.
उसके बाद आता है एक्सप्लेन सम ऑफ द सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स ऑफ स्टार्टअप एक्शन प्लान। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या हाइलाइट्स हैं स्टार्टअप एक्शन प्लान के। फर्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स ऑफ स्टार्टअप एक्शन प्लान इज क्रिएशन ऑफ अ 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल। अब तक जो है 10,000 करोड़ रुपए फंड हो चुके हैं टू हेल्प द न्यू स्टार्टअप। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी टू मेक इट वाइबल। एक जब एक ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है तो वो एक इनोवेशन से ही स्टार्ट होती है, और वो जो इनोवेशंस होती हैं वो बिल्कुल यूनिक होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि पेटेंट कराना पड़ता है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क, जिसकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। तो उस फ़ी को भी रिड्यूस किया गया है जिससे विद इन नो टाइम जो है बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किए जा सके। इम्प्रूव बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर अ 90 डे एग्जिट विंडो। बैंक्रप्सी कोड इन द सेंस कि आप जो एक इंसॉल्वेंसी का जो खतरा होता है बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर, क्योंकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर न्यू स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और इन द नियर बाय टाइम उनकी कंपनी जो है वर्क नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं उनका पैसा फंस जाता है। तो उस पैसे की रिकवरी के लिए जो है बैंक्रप्सी कोड एक एग्जिट विंडो खोली जाती है जिससे विद इन नो टाइम आपको आपका पैसा मिल जाए। बिग बूस्ट बाय गिविंग कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। जो कैपिटल पे जो आपको गेन होता है इन द फर्स्ट 3 ईयर्स पे कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स एग्जम्पशन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे टैक्स लगता है दूसरी एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो अगर आप एक स्टार्टअप है तो इन द फर्स्ट 3 ईयर्स वो टैक्स भी उससे भी आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। प्रोविजन ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस। जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं वो खुद को एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देते हैं कि हम जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं वो अंडर द लॉ लेके कर रहे हैं, अंडर द लॉ रह के कर रहे हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया या फिर लेबर लॉ हो गया या फिर आपका ग्रेट्युटी एक्ट हो गया, राइट। उसके बाद आता है द एम इज़ टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम। नॉट ओनली द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप बट 5 लाख से ज़्यादा स्कूल और 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इस इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम में हिस्सेदारी लें, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया है। न्यू स्कीम्स टू प्रोवाइड आईपीआर प्रोटेक्शन टू स्टार्टअप फंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि जो आपने इनोवेशन किया है वो सिर्फ आपकी रहे, उसको कोई कॉपी करके फ़ायदा ना उठा ले, राइट। मेकिंग ऑल आउट एफर्ट्स टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री। सारे एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट दिए जा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप किए जा सकें इंडिया में। प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब लॉन्च। और गवर्नमेंट का मानना है कि इन द कमिंग ईयर इंडिया को एज अ स्टार्टअप हब लॉन्च किया जाए अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में अब एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Make in India is the initiative intended to boost the domestic manufacturing industry and attract foreign investor to invest in the Indian economy. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ये एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हो सके हमारे इंडिया में। नॉट ओनली द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो है इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, राइट। द Prime Minister Mr. Narendra Modi first mentioned the key phrase in the Maidan Independence Day address from the Red Fort, and over a month later launched the campaign in September 2014 with an intention of reviving manufacturing business and emphasizing key sectors in India amidst growing concern that most entrepreneurs are moving out of the country due to its low rank in ease of doing business rating. इस चीज़ के बारे में सबसे पहले बात की थी नरेंद्र मोदी जी ने ऑन द इंडिपेंडेंस डे कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव जो है शुरुआत करने जा रहे हैं जो स्टार्टअप्स लोगों की हेल्प करेगा उनको ग्रो एंड सर्वाइव कराने में। क्योंकि क्या होता है कि इन इंडिया में ना कस्टमर की प्रेफरेंस को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब लोग जो है विश्वास करते हैं कि इतने सालों से वो जो प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हैं वही सबसे अच्छे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो न्यू स्टार्टअप होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में गिर जाते हैं और वो जो है फ़ौरन मूव कर जाते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट रखते हैं ना मार्केट से, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो उनकी फुलफिल नहीं हो पाती, राइट। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लेने की सोची थी। The logo for the Make in India campaign is an elegant lion inspired by the Ashok Chakra and designed to represent India's success in all spheres. तो हमारा मेक इन इंडिया का जो लोगो था वो था एलिगेंट लायन, जो इंडिया की सक्सेस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया का जो विजन है वो है टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ करना 12 से 14% तक। टू एनहांस द ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस, हमारे इंडिया को एक ऐसे स्तर पर रखकर खड़ा करना जहाँ वो वर्ल्ड के साथ एक कॉम्पिटिशन में शामिल हो सके when it comes to manufacturing sector.
टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो पाए, यानी नॉट ओनली द इकोनॉमिक प्रॉफिट टू द फर्म बट ऑल्सो जो इकोनॉमिक बेनिफिट है सोसाइटी को वो भी मिले। टू ग्रो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 25% कॉन्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बाय 25% ग्रोथ होने से जीडीपी की 15% ग्रोथ होना। देखिए जो कंपनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो दो चीज़ों से ही देखी जाती है, या तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से और या तो जीडीपी से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने से ही होती है। इन दिस प्रोसेस द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू जनरेट जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करना, अट्रैक्ट मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एंड ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब प्रेफर्ड अराउंड द ग्लोब, और ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करना जिससे कि इंडिया जो है ट्रांसफॉर्म हो जाए एक मैन्युफैक्चरिंग हब में, कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बन जाए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट की। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया इज़ टू स्पिन द कंट्री इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब शो करना इन अक्रॉस द वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। टू इन्वाइट कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सेटअप फैक्ट्रीज नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, जो है फॉरनर्स को अट्रैक्ट करना कि वो भी आए हमारे कंपनीज में इन्वेस्ट करें, प्लस अगर उनकी कोई फैक्ट्रीज है तो वो भी यहाँ सेटअप कर सकते हैं। टू यूज़ इंडिया हाईली टैलेंटेड एंड स्किल्ड मैन पावर टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट, और इंडिया के जितने भी हमारी यंग जनरेशन्स हैं उनको एज अ स्किल्ड एंड टैलेंटेड मैन पावर बनाना, जिससे कि अगर बाहर के लोगों को भी विश्वास हो कि इफ़ दे आर इन योर एंटरप्राइज तो जो है जो प्रोडक्ट्स वो लोग बनाएंगे वो ज़ीरो डिफेक्ट्स के होंगे। अदर ऑब्जेक्टिव है कि टू बूस्ट एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना, टू फोस्टर इनोवेशंस, नई जो इनोवेशंस है उन पर काम करना और उनको कहीं ना कहीं इनकरेज करना, टू एनहेंस स्किल डेवलपमेंट, नए आइडियाज़ पे काम करना, टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो आपके इन्वेंशंस है वो सिर्फ आपकी इन्वेंशंस ही रहे, उनका कोई दूसरा फ़ायदा ना उठाए, तो इसके लिए आईपीआर प्रोटेक्शन देना। टू बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू मेक हेल्दी रिलेशनशिप विद वर्ल्ड वाइड नेशन अक्रॉस द कंट्री, एक नेटवर्क सेटअप करना, टू मेक इंडिया डिजिटल। और मिशन जो है मेक इन इंडिया का वो है टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड सेल द प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो और उन सारे प्रोडक्ट्स को जो है वर्ल्ड वाइड जो है सेल करो। तो यहाँ जो है आपकी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। इफ़ यू आर लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोज़। थैंक यू।